बच्चों, पिछली बार जो हमने पढ़ा था वह वंशानुगति और विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत हमने मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ा। वहाँ पर हमने जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए वो किन पौधों पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, उन पौधों को चुनने का उनका क्या कारण था, वे कौन कौन से मुख्य 7 लक्षण थे जो कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए चुने, इसके बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका था। आज हम जो पढ़ेंगे वह मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, या शॉर्ट में जो हम इन्हें कहते हैं वो कहते हैं मेंडल्स लॉ, या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम या आनुवंशिकता के नियम। मैं तुम लोगों को कल कुछ मुख्य चीजें बता चुका था। उसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि इन्होंने जो अपने प्रयोगों के लिए पौधों का चयन किया था वह मटर के पौधों का चयन किया था। अब जब इन्होंने इन पौधों का चयन किया तो इन्होंने प्रारंभ में उसमें लगभग 34-35 जो लक्षण थे उन लक्षणों को वो लिया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करते करते इन्होंने अंत में 7 लक्षणों को अपने प्रयोगों में रखा था। देखो, मैं कल तुम लोगों को बता चुका था कि ये जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अनुसार इन कैरेक्टर्स को जो निर्धारित करता है वो फैक्टर या जो जीन होते हैं। कल मैंने तुमको बताया था कि जो फैक्टर है, क्योंकि वो जीन के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने फैक्टर नाम दिया। तो ये फैक्टर या जीन जो है ये क्या करते हैं, किसी कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और ये जो जीन होते हैं कृषि क्रोमोसोम्स में ये सेट ऑफ जीन होता है, और किसी कैरेक्टर्स को दिखाने वाले ये जो जीन का सेट है, ये सेट जो है ये क्या हो सकता है, ये यह जिस भी बिंदु पर स्थित होता है वहां पर यह सेट जो है यह एलील्स कहलाता है। प्रारंभ में जो है जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को लिए हुए जीन का सेट होता था उनको ही एलील कहते थे, और ये दोनों जो है एलिलोमॉर्फिक पेयर कहलाते थे। लेकिन अभी जो है यह चाहे समयुग्मी हो या चाहे यह जो है विषम युग्मी हो, हम लोग इनको क्या कह देते हैं, एलील्स ही कह देते हैं। जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको इस प्रकार से कहा जाता है। अब देखो, जो शुद्ध लक्षण होते हैं, शुद्ध लक्षणों को जो जीन जिसके द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही एक प्रकार के होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के ये जो जीन होंगे वो दोनों में एक जैसे होंगे, और एक जैसे होने पर इनको कहते हैं कि ये क्या है, होमोजाइगस। और अलग अलग प्रकार के होंगे तो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस। जाइगस।
सपोज करो मैं यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा तुमको बता रहा हूं कि जो मटर का पौधा होता है, अगर लंबा मटर का पौधा है और उसको प्रदर्शित करने वाली जो जीन है अगर वह शुद्ध है तो उसको हम दिखाते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से, यानी कि दोनों ही जो क्या है जीन है वो एक समान है, तो कैसे हैं होमोजाइगस। लेकिन यदि अगर हम क्या करते हैं जो ड्वार्फ अगर हमारे पास प्लांट होता है और उसको अगर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं तो ये स्मॉल टी होने पर क्या है, ये कैसा है होमोजाइगस। लेकिन अगर ये क्या होते हैं विपरीत लक्षणों वाले जीन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसे हैं हेटेरोजाइगस हैं। अब आइए जो हम लोगों के पास यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, वहां पर जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो शुद्ध लक्षण युक्त जो प्योर कैरेक्टर्स वाले जिन प्लांटों का चयन किया वो चयन किस प्रकार से किया होगा। देखो उसके लिए उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक लक्षण युक्त पौधों में स्वपरागण की क्रिया कराई और उसके पश्चात जब उनको प्योर लक्षण युक्त बीज मिल गए, ऐसे बीज उनको प्राप्त हो गए जिनको बोने पर सारे के सारे बीज जो हैं वो केवल एक ही लक्षण वाले पौधों को उत्पन्न करते थे, तो तब उन्होंने यह निश्चित किया कि यह जो है शुद्ध लक्षण युक्त प्लांट है। और इस प्रकार से जो इन्होंने स्वपरागण के द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परागण के पश्चात जो संतति प्राप्त की उसको हम लोग तद रूप सम प्रजनन कहते हैं, या यह जो थी यह ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। ब्रीडिंग लाइन क्या कहा जाता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोगों के लिए अगर दो जो है एक ही कैरेक्टर्स वाले दो कॉन्ट्रास्ट को लिया तो वहां पर जो है क्रॉस कराने पर इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर यह दो विपरीत लक्षणों युक्त पौधों में क्रॉस के कराया जा रहा था तो वह डाई हाइब्रिड क्रॉस करेगा। इसी प्रकार से ट्राई हाइब्रिड वगैरह भी हो सकते हैं। तो यह जो था यह मेंडल्स ने अपने प्रयोगों के लिए जो शुद्ध लक्षण युक्त पौधों की प्राप्ति की वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण करा के ट्रू ब्रीडिंग लाइन के आधार पर प्राप्त की। तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर हमको यह ट्रू ब्रीडिंग लाइन की प्राप्ति करनी होती है तो हम कृत्रिम विधि से स्वपरागण कराते हैं और वही कार्य मेंडल के द्वारा किया गया। उसमें उन्होंने जो है मैं जैसे तुम्हें पहले बता चुका हूं जिस समय कृत्रिम परागण बताया था कि इमेस्कुलेशन यानी विपुंसन की क्रिया और बैगिंग के द्वारा, ताकि अन्य जो अवांछित प्रकार के लक्षण वाले परागकण हैं वह कार्पल के स्टिग्मा तक न पहुंच पाए तो हम बैगिंग कर देते हैं, जो पुंकेसर होते हैं उनको भी निकाल देते हैं और केवल इच्छित लक्षण युक्त फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हम पॉलिनेशन और जो निषेचन की क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन होता है उसको करवाते हैं। तो यहाँ पर जो महत्व था वह महत्व किसका था
ट्रू ब्रीडिंग लाइन को प्राप्त करने के लिए इमेस्कुलेशन का, विपुंसन का और साथ ही साथ जो बैगिंग का, और तब उसके द्वारा उन्होंने क्या करे, शुद्ध लक्षण युक्त संतति को प्राप्त किया। तत्पश्चात जो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने नियम दिए, वे नियम 3 नियम उन्होंने दिए हैं। पहला नियम जो था वह था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी में हम इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा जो उनका नियम था वह था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं पृथक करण का नियम। तीसरा जो नियम दिया गया वह था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या ये जो कहलाता है, हिंदी में इसे कहते हैं हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब यहां पर जो है सर्वप्रथम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस।